नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी की 9th नंबर क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम संसद, राज्यसभा व लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, संसद से आपको सरला नाम ध्यान रखना है, सरला। से बात करें संसद, जो आर्टिकल नंबर 79 में आती है। रे से बात करें राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80 में आती है। और लोकसभा जो कि आर्टिकल नंबर 81 के अंदर आती है। तो ये सरला नाम की ट्रिक आप ध्यान रखें, 79, 80 और 81। अब दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतदान का अधिकार है? अगर बात करें राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मतदान का अधिकार विधानसभा को होता है, और विधानसभा किसी भी राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन होता है। तो ये बात ध्यान रखिए, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब जिस चुनाव में जनता खुद भाग लेती है वह होता है प्रत्यक्ष चुनाव, जो कि लोकसभा का होता है। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। संघीय संसद है जो राज्य सूची के किस प्रकार के विषयों पर कानून बना सकती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें संबंधित राज्य की सहमति से, ऐसा कोई भी विषय जिस पर संघीय संसद को कानून बनाना है तो वहां पर वह संबंधित राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। 1 नंबर सही है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु तो यहाँ पर भी संघीय संसद कानून बना सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में तो ये तो होता ही है, यहाँ पर भी कानून बना सकती है। और 4 नंबर, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे तो ऐसी स्थिति में भी संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है। हमारे ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ई की बात करेंगे हम, 1 से अधिक, यानी 1, 2, 3, 4 चारों इसमें सही है। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। शून्यकाल जो भारत की संसद के द्वारा भारत को दिया गया है, तो ये बात ध्यान रखिए, ये भारत की जो मीडिया है, मीडिया है, संसद नहीं है, भारत की मीडिया के द्वारा शून्यकाल शब्द दिया गया है, ये बात ध्यान रखिए। देखिए, प्रश्न काल का जो समय होता है, क्वेश्चन आवर का समय होता है 11 से 12 बजे का होता है, यानी संसद का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्न काल कहलाता है, और उसके जस्ट बाद का घंटा जिसे शून्य काल कहा जाता है। और इसमें जो भी सांसद होते हैं वो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं, बिना किसी पूर्व जानकारी के, बिना किसी पूर्व सूचना के, यानी मंत्री को पहले इसके बारे में कोई सूचना नहीं देते, हैंड टू हैंड वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, और भारत में ये देन है मीडिया की, ये बात आप ध्यान रखिए। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो अगर इसकी बात करें तो ऐसा कोई भी विधेयक लाया गया है तो इसके द्वारा वहां पर जो उपस्थित लोग होते हैं तथा उनमें जो मत देते हैं, उन दोनों का जो साधारण बहुमत होता है इसके द्वारा। तो यहाँ पर बात करें उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। और संसद की जो संयुक्त बैठक है अनुच्छेद नंबर 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है, और राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। और इसकी जो अध्यक्षता है आर्टिकल नंबर 118 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्यों आयोजित की जाती है?
तो यहाँ पर बात करें कि जो संयुक्त बैठक है वह ऐसे किसी भी विधेयक पर विचार करने के लिए बुलाई जाती है जिनमें दोनों सदनों के अंदर मतभेद चल रहा हो, यानी जो दोनों सदन हैं इस पर सहमति नहीं दिखा रहे हो। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बिल्कुल गलत है। धन विधेयक को पारित करने के लिए ये भी गलत है, यहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं। संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने में ये भी नहीं। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने तथा इसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो ये 4 नंबर सही होगा। और यहाँ पर हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो हम बात करेंगे इन चारों में से कुछ है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन हमारा जो 4 नंबर ये कथन है ये बिल्कुल सही है, ये बात ध्यान रखिए। इसी के लिए संयुक्त बैठक आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है। अगर बात करें हम, जो कि 1946 के अंदर एक संविधान सभा का गठन किया गया था, इसमें जो एक सदस्य का जो बहुमत था यानी प्रतिनिधित्व था 10 लाख जनसंख्या पर था, तो उसी को आधार बनाया गया है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है उनकी जनसंख्या के आधार के अनुपात में है, जनसंख्या के आधार पर है, यानी उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान में इसको दिया जाता है। और ये है 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा सही है। निम्न में से कौन सा सही है। संघ तथा राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये नहीं होता, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि दिल्ली के अंदर 3 राज्यसभा सीट है, जबकि पांडिचेरी के अंदर 1 राज्यसभा सीट है, और ये दोनों ही केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश है। तो 1 नंबर तो गलत है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद नंबर 71 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो इसके महत्वपूर्ण अंग हैं, तो यहाँ राष्ट्रपति भी होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो इनमें से कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। सही का पूछा है, कोई सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किन राज्यों में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व आता है। यहाँ पर राज्यसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो जो बिहार और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बात करें बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार में भी 16 राज्यसभा सीट है और पश्चिम बंगाल में भी 16 राज्यसभा सीट है, ये बात आप ध्यान रखिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीटें हैं। अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी में, तो आंध्र प्रदेश के अंदर 11 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि तमिलनाडु के अंदर 18 राज्यसभा सीटें हैं। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो गुजरात में 11 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीटें हैं। और अगर बात करें राजस्थान में, तो 10 लोकसभा सीटें हैं, राजस्थान में 10 लोकसभा सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ हम राज्यसभा सीटों की अगर मैं बात करूं, तो देखो अंधा आदमी, यहाँ पर आपको ट्रिक से याद करवाता हूं मैं। अंधे आदमी होते हैं, वो एक एक करके चलते हैं, अंधे आदमी एक एक करके चलते हैं। मतलब आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? एक एक से बना 11। महान राष्ट्र होता है, वहां पर सारे जो लोग हैं वो एक होके रहते हैं और एक ही साथ किसी भी बात का विरोध करते हैं, एक साथ बोलते हैं नो, एक साथ बोलते हैं नो, हम इस काम को नहीं करेंगे, एक साथ बोलते हैं नो, से ध्यान रखना, एक साथ नो, तो एक साथ से एक और 9 19। आंध्र प्रदेश की बात की एक आदमी। और तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर तमिल
देखो तमिलनाडु में जो सीटें हैं वो है 18। 18 राह से ध्यान रखना, राह। देखो हर चीज के मिलने की एक राह होती है, जैसे नौकरी मिलने की राह पढ़ाई है, तो ये बात भी ध्यान रखना, मिलने की राह। गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में जो राज्यसभा सीटें हैं वो एक एक 11, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो देखो अंधा आदमी एक एक करके रात में गुजरता है, अंधा आदमी एक एक करके रात में गुजरता है। और राजस्थान वाले तो हमेशा ही 10 भाई ऐसे ही बोलते हैं, तो 10, तो 10 से ये बात ध्यान रखना। बिहार में अगर मैं बात करूं तो बिहार में जो राज्यसभा सीटें हैं वो 16 हैं, और पश्चिम बंगाल में भी 16 हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए बिहार, तो यहाँ पर बिहार, तो एक आदमी बोला एक साथ मैं तो 6 हार लाया हूँ, एक साथ 6 हार लाया हूँ, 16। तो दूसरे ने पूछा कहाँ लेके जाएगा, तो बोला बंगले पर, तो बंगले पर, तो एक साथ 6 हार बंगले पे लेके जाऊंगा, तो ये 16 ऐसे ध्यान रखना। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि इन्हीं ट्रिक से मैं कुछ और भी आपको जीके क्वेश्चन याद करवाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु योग्यताएं कौन कौन सी है? उसका भारत में जन्म हुआ होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पर बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए। 3 नंबर, जहां से उसका निर्वाचन होना है उस राज्य की मतदाता सूची में, उस राज्य की मतदाता सूची में उसका पंजीकरण होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और 4 नंबर है, कोई लाभ के पद पर धारित नहीं होना चाहिए, ये बात सही है, वह कोई भी लाभ के पद पर धारित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति की संख्या, आर्टिकल नंबर 100 है, अनुच्छेद नंबर 100 है जो गण पूर्ति की संख्या को बताता है, और वो गण पूर्ति बताई गई है कुल सदस्य संख्या का 1/10, या बोल सकते हो 10%, 10 या 10%। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर की बात करें, लोकसभा का कार्यकाल, 12 नंबर है लोकसभा का कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल अगर मैं बात करूं, ऐसी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आए तो वहां पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखिए। तो ऐसा हुआ भी था 1976 के अंदर, जो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था इंदिरा गांधी की सरकार ने, क्योंकि 1975 के अंदर भारत में इमरजेंसी लगी थी, और इस इमरजेंसी को देखते हुए 1976 में चुनाव कराने के हालात नहीं थे, तो इसीलिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। और यहाँ पर आप ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर 1976 में चुनाव होने थे जो नहीं हुए थे, तो बाद में 1977 में चुनाव हुए जहाँ पर कांग्रेस हार गई थी, और यहाँ पर एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की। और पूछा जाता है पहली गैर कांग्रेसी सरकार किसने बनाई, तो मोरारजी देसाई ने 1977 के चुनावों में जीतकर। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अनुच्छेद नंबर 108 आपको पता है, अनुच्छेद नंबर 108 के अंतर्गत आता है संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। और अनुच्छेद नंबर 249 होता है राज्यसभा द्वारा राज्य सूची पर कानून। और अनुच्छेद 100 की बात करें तो कोरम या गणपूर्ति, जो कुल सदस्य का 1/10 होते हैं। और 120 की अगर मैं बात करूं अनुच्छेद की, तो संसदीय कार्य की भाषा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर
हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो हमने अभी बात की कि 1976 के अंदर जो लोकसभा पांचवी थी उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, ये बात आप ध्यान रखिए। और इंदिरा गांधी की सरकार ने इस कार्यकाल को बढ़ाया था। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची? अनुसूचियों के बारे में क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। SPOR, एस से होता है स्टेट संघ और राज्य क्षेत्र, P से पेमेंट वेतन भत्ते, O से ओथ शपथ। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची होती है राज्यसभा में जो सदस्यों के लिए जो सीटें आवंटित की जाती है क्षेत्रों से, उनका उल्लेख है। तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ भी सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। और हमने एक ट्रिक पढ़ी, सरला। से संसद 79, रेज से राज्यसभा 80, ले से लोकसभा 81। तो यहाँ पर 79 के अंदर आती है संसद का गठन, 80 के अंदर आता है राज्यसभा की संरचना, 81 के अंदर आता है लोकसभा की संरचना और 85 के अंदर आता है संसद का विघटन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वह संसद के जीवन काल पर्यंत पद धारण करता है, यद्यपि उसे हटाया जा सकता है। बिल्कुल, ये तो सही है। उसका वेतन संसद निर्धारण करती है, बिल्कुल सही है। उसे संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता, ये गलत बात है, मतदान का अधिकार होता है। वरीयता सूची में उसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 7वें स्थान पर रखा जाता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? अगर यहाँ पर अगर बात की संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ कानून बनाने का अधिकार होता है संसद के पास होता है, ये ध्यान रखिए। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा द्वारा विचारात हेतु भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोके रख सकती है? तो राज्यसभा के पास अधिकतम 14 दिन रोके रखने का अधिकार होता है। 14 दिन के अंदर इसको अपनी कोई ना कोई सहमति देनी जरूरी होती है। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन से पहले थोड़ा डिटेल जानते हैं, इसके बाद हम 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कुछ विधेयक के बारे में। तो विधेयक, एक तो ऐसे विधेयक होते हैं जो सरकारी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, और एक ऐसे विधेयक होते हैं जो किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति या संसद के सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो साधारण विधेयक सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। धन विधेयक की बात करें तो हमेशा ये सरकारी होगा, कभी भी गैर सरकारी नहीं होगा। और ये ऐसे ही बात करें वित्त विधेयक की, हमेशा सरकारी विधेयक होगा, ये कभी भी गैर सरकारी विधेयक नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। अब इन विधेयकों से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं कि किसको कहाँ यानी सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, यानी लोकसभा के अंदर। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक, अगर आपसे पूछा जाए धन विधेयक तथा वित्त विधेयक को पहले कहाँ पेश किया जाता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है लोकसभा में। और अगर आपसे पूछा जाए किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में पेश कर दो चाहे राज्यसभा में पेश कर दो, तो साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं।
यहीं पर 2 नंबर की बात करें, संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक किन पर तो हो सकती है और किन पर नहीं हो सकती। तो वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखिए। और अगर बात करें नहीं हो सकती, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो कानूनी विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है, किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो आंसर होगा किसी भी सदन में पेश कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 नंबर यहाँ पर देखिए हम, तो पुनर्विचार हेतु कि राष्ट्रपति है जो किन विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है और किन को नहीं लौटा सकता। तो नहीं लौटा सकता की बात करें तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते, जबकि वित्त विधेयक और साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए। अब जो क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, वो यहाँ से इससे रिलेटेड है। आपसे पूछा गया है कि जो कोई कानूनी विधेयक है संसद के किस पटल पर रखा जाता है, तो संविधान संशोधन विधेयक बोल दो या कानूनी विधेयक बोल दो, तो ये किसी भी पटल पर रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए। तो दोस्तों दी गई डिटेल में आप 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जाता है। कानूनी विधेयक या इसे बोल सकते हो आप संविधान संशोधन विधेयक है जो वह संसद के दोनों सदनों के किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों हमने पॉलिटी के संसद चैप्टर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किए। कल की क्लास में हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए नई नई वीडियो और लेके आऊं। धन्यवाद।